अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें। सोहेल आफरीदी साहब अडयाला गए और उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। 5वीं मरतबा वो नाकाम ही लौट गए। लेकिन ये नाकामी असल में है किसकी? क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? लेकिन सिस्टम इसको अपनी कामयाबी समझता है, क्योंकि इस वक्त सिस्टम जिस जगह पे खड़ा है और जिस एंगल से चीज़ों को देख रहा है, उसके नज़दीक ये कामयाबी है कि लोग कितनी उससे नफ़रत कर रहे हैं। इस सिस्टम के नज़दीक ये कामयाबी है कि लोग कितना इससे डर रहे हैं। इस सिस्टम के नज़दीक ये कामयाबी है कि कोई तनकीदी आवाज़ बचने ना पाए। इस सिस्टम के नज़दीक ये कामयाबी है कि आपने कितना चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है। इस सिस्टम के नज़दीक ये कामयाबी है कि आपके ख़िलाफ़ बहुत से लोग होंगे, बेतहाशा होंगे, और आप मज़ीद करते चले जा रहे हैं, अपने अपने ही लोगों को अपने ख़िलाफ़ करते चले जा रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम के नज़दीक कामयाबी ये है कि इसके बावजूद आप अपना तसल्लुत कितनी देर तक बरकरार रखते हैं। आपकी इज़्ज़त है या नहीं है, आपसे मोहब्बत है या नहीं है, इस पूरे जो भी आप रजीम के अंदर इक़दामात उठा रहे हैं उसकी कोई लेजिटिमेसी है या नहीं है, कोई अखलाकियात है या नहीं है, कोई उसका फ़ायदा आवाम को है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों से क़तई नज़र ये समझ रहे हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं। तो अब ये जो तेज़ स्पीड से भाग रहे हैं, मैं तो इस तेज़ स्पीड से बड़ी खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप अंधाधुंध ताकत के नशे में तेज़ स्पीड से जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट जो है ना, वो एविडेंट होता है, बिल्कुल लाजमी होता है। मतलब है कि आपने अगर कोई इर्द गिर्द अपने कभी किसी एक तेज़ रफ्तार कार को देखा हो, जिसका ड्राइवर जो है वो नशे में धुत हुआ हो और उसको कोई समझ बूझ ना हो, और उसके बाद वो फुल अपने स्पीड के साथ जा रहा हो ये सोच के कि मेरे आगे तो कोई चीज़ मायने नहीं रखती, तो फिर लाजिम है कि उस वक्त उसका एक्सीडेंट होगा। तो जिस स्पीड से ये सिस्टम जो है वो जा रहा है ना, मुझे अब यकीन हो चुका है। इससे पहले मैं काफ़ी वैसे गुमंगू का शिकार थी कि भाई इस सिस्टम का आखिर एंड कैसे होगा, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि अब एक एक्सीडेंट जो है वो लाजिम हो चुका है। और अब वो कब होता है ये हम देख लेते हैं। लेकिन ये है कि फ़िलहाल जो कार है वो बड़ी तेज़ी से अपने मंजिल और हकीकी जो एक लॉजिकल उसका अंजाम है वो उसकी तरफ दौड़ रही है। बहरहाल ख़बरों से पहले ही ज़रा फ़िलोसॉफ़िकल किस्म की गुफ्तगू शुरू हो गई। कहने का मकसद ये था कि सोहेल आफरीदी साहब को नहीं मिलवाया गया और इस पे बड़े मसल्स दिखाए जा रहे हैं कि देखा हमारी ताकत, हमने मिलवाया नहीं। मतलब बच्चों की तरह छोटी छोटी बात पे खुश होना और उससे अपनी ताकत को दिखा के सेलिब्रेट करना, ये वो वाली हरकत है। एनीवेज, सोहेल आफरीदी साहब ने भी आगे से क्रीज से बाहर निकल कर बैटिंग की है। उन्होंने जो आज गुफ्तगू की है अडयाला के बाहर, बहुत ही ब्लंट और बड़ी ही खौफनाक किस्म की थी। और उसके बाद केपी हाउस से बड़ी खबर आई, रात गए और पता ये चला कि वहाँ तो वारंट निकले पड़े हैं और जुनैद अकबर खान साहब और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे पुलिस पहुँची पड़ी है। फिर क्या हुआ उसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं। ये भी आपको बताते हैं कि जो मज़ीद 27वीं तरमीम के इंकशाफात का सिलसिला जारी है, उसके ऊपर मज़ीद क्या आज चीज़ें जो हैं वो खुली हैं। एक सहाफ़ी बड़े मशहूर और मारूफ़, जो कि इस सिस्टम के बड़े हामी सहाफ़ी हैं और बड़े दिलचस्प किस्म के अपने तबसरों तज्ज़ियों की वजह से बड़े अक्सर ही टॉक ऑफ द टाउन में रहते हैं, तो वो सहाफ़ी जो हैं अपने नौकरी से हाथ धो बैठे। वो क्यों ऐसा हुआ इसके ऊपर भी बात बताएंगे आपको कुछ, और फिर कुछ ये भी जिक्र करेंगे कि एक परिंदों की जो लाहौर में बड़ी मशहूर मारूफ तारीख़ी मार्केट थी उसको गिराने की भी ख़बरें आई हैं और उसके ऊपर भी बड़े होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, सबसे पहले तो यही बात हो जाए कि सोहेल आफरीदी साहब और उनके जो साथी हैं, रुफ़का हैं, वो किस स्पीड से जा रहे हैं। वैसे स्पीड इनकी भी कम नहीं है, काफ़ी ये भी क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। तो सोहेल आफरीदी अडयाला जेल पहुंचे, मुलाकात ना होनी थी ना हुई, थोड़ी देर वो वहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद रवाना हो गए। लेकिन इस दौरान जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की वो खासी खौफनाक भी थी, बड़ी तुंद व तेज़ किस्म की थी। और उसके कुछ हिस्से तो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए पिछले व्लॉग में, जिसमें उन्होंने ये बातें की कि जनाब ऑपरेशन का फ़ैसले आप किस तरह इस्लामाबाद में बैठ के कर सकते हैं। जो लोग इस सारे क्राइसिस से गुजरते हैं उनसे आप पूछिए कि उनके ऊपर क्या गुजरती है उनकी फ़ैमिली की वो ख़वातीन, चूँकि उनके वहाँ के रिवायात और रस्म रिवाज ऐसे हैं
कि वो कभी घरों से बाहर नहीं निकलती उस तरह। उन्होंने जिनके सर के बाल उनके भाइयों ने नहीं देखे, उन्हें हमने गलियों में इधर उधर बेचारियों को जाते और रुलते हुए देखा, क्योंकि ऑपरेशन होते थे, पूरे पूरे इलाके खाली करने पड़ते थे। और वहाँ पर इस किस्म का माहौल देखा, लोगों के घर टूटे, लोगों की पूरी ज़रिया आमदन तबाह बर्बाद हो गए, बच्चे लोगों के शहीद हुए, बहुत कुछ हुआ। तो वो कहते हैं आप वहाँ बैठ के बड़े आराम से इस बात की गहराई में जाए बगैर, आप इसका अंदाज़ा लगाए बगैर ये कह देते हैं कि जो हाँ जी ऑपरेशन करें, ऐसे वैसे दहशतगर्द ये वो। लेकिन उस पूरे इलाके में जो सूरत हाल बनती है उसका आपको आइडिया ही नहीं होता, और आप आके यहाँ पे बात कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा हमने 10-10 लाशें उठाई हैं, हमसे आप पूछिए कि हमने क्या कुछ देखा है। फिर उन्होंने एक और बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगाया और कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारी मस्जिदों तक में कुत्ते बांध दिए। और जब हमने ये कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम में और कुत्तों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तो आप लोगों की मेंटालिटी थी। और सुहेल आफरीदी कहते हैं कि फिर भी हमारा ज़र्फ देखिए, हम फिर भी कहते हैं कि जी फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, और हम कभी नेगेटिव बात नहीं करते। हम आज भी ये बात करते हैं कि हम तो हर चीज़ के साथ भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तो किसी जगह पे रुकें। तो बहुत इमोशनल भी नज़र आए और बड़े उन्होंने ज़ोरदार अंदाज से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी दिए। लेकिन जो ये बात थी ये ख़ासी ख़तरनाक थी, और अगर मतलब ये इतनी गलत बात हो अगर, और ये बिल्कुल झूठ बात हो, तो तब भी कैसे कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो इतनी बड़ी बात कह सकता है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकता है। तो ये बड़ी इस तरह की यानी सेंसिटिव बात है। इसके ऊपर मैं देख रही थी मुख्तलिफ जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से बड़ा रद्दमल भी आया, और वो बहुत बुरा भला कह रहे थे सुहेल आफरीदी को कि जनाब ये तो टोटली पागल हो चुके हैं और इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल वो उस पर वो कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इसको समझते हैं कि ऐसा हुआ है। फिर लोग ये भी बात करते हैं, मैं देख रही थी बहुत से लोग रिस्पांस में ही बात कह रहे थे कि इस पे अब इतनी हैरत भी हम क्या करें, जब हम ये देखते हैं कि इस मुल्क में 26 नवंबर का मामला भी हुआ है, मुरीद के वाला वाक़या भी आंखों देखा है, तो फिर उसके बाद कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये भी लोग बात कर रहे हैं। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने एक यहाँ पे अच्छी खबर भी दी और कहा कि 1000 अरब रुपए का वो कबायली इलाकों के लिए पैकेज लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर टैलेंट हंट प्रोग्राम भी होंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी होंगे, और उनकी जॉब्स के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम किया जाएगा। तो वो 1000 अरब रुपए का पैकेज लेके आ रहे हैं, विच इज़ रियली वेरी गुड। अगर ये ऐसा होता है तो ये उन इलाकों को, जो पसमानदा इलाके हैं, उनकी तरक्की के लिए और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए रास्ते खोलने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। उसके अलावा जी वहाँ से तो सुहेल आफरीदी साहब रवाना हो गए, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी रात गई ये खबर आई है कि सुहेल आफरीदी साहब के वारंट गिरफ्तारी के साथ और जुनैद अकबर ख़ान साहब के वारंट गिरफ्तारी के साथ जो केपी हाउस, यानी जो इस्लामाबाद में केपी हाउस है, वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस पहुँची है उनकी गिरफ्तारी के लिए। और ये खबर और किसी ने नहीं, खुर्रम ज़िशान साहब ने, जो कि अभी नौ मुंतखब सैनेटर हैं, उन्होंने ट्विटर पर दी और कहा कि जी वहाँ पर इस वक्त अलर्ट सिचुएशन है। बाद में फिर खैर थोड़ी देर में कंफर्म ये हुआ कि सुहेल आफरीदी साहब केपी हाउस में मौजूद नहीं थे, यानी इस्लामाबाद से निकल चुके थे। अडयाला के बाद जब वो निकले वहाँ से, तो वो पेशावर के लिए रवाना हो गए थे। तो फिर वहाँ से वो सीधे पेशावर में पहुँच चुके हैं, तो वो तो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं है। लेकिन जुनैद अकबर ख़ान साहब केपी हाउस में बहरहाल मौजूद थे, और उन्होंने ही खुर्रम ज़िशान साहब को टेलीफोन पर इस मुतालिक बताया कि अरेस्ट के लिए यहाँ पे पुलिस आई हुई है। तो अब ये एक मेरा ख्याल है अगेन, अगर कोई इस तरह की आप हरकत करते हैं तो ये फिर वही एक सिचुएशन बनेगी कि जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं कि बार बार तलखी बढ़ रही है, बार बार चीज़ों को, टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। और अगर इस किस्म का कोई आप मज़ीद स्टेप लेते हैं कि उनके वज़ीर आला के आप वारंट निकाल लेते हैं या उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि उन्होंने तो फिर आना होगा, मंगल वाले दिन वो फिर आ जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, तो उनका तो बार बार आना जाना लगा रहेगा। तो क्या आप उनको गिरफ्तार करने के लिए सीरियस हैं, या आप जुनैद अकबर साहब को भी अगर गिरफ्तार करते हैं? जुनैद अकबर साहब की तारीफ़ करनी पड़ेगी, वो इस वक्त टोटली साये की तरह सुहेल आफरीदी के साथ हैं और बहुत एक्टिव हुए हैं। तो अगर इनमें से आप किसी की भी गिरफ्तारी करते तो ये तो फिर अगैन एक टेम्परेचर रेज़ करने वाली बात है। हालांकि टेम्परेचर डाउन करने के लिए बड़ा आसान है। देखिए आज वो क्यों इतने गुस्से में बातें कर रहे थे, इसलिए ना कि आप उनकी मुलाकात नहीं करवा रहे, तो भाई आप करवा दें, बात ख़त्म। वो कौन सा कोई इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि कोई सूरज
ला के दे दो या कोई चांद उतार के दे दो, हाथ में सितारे तोड़ लाओ। एक मुलाकात है, एक छोटी सी बात है, आप करवा दें उनकी मुलाकात, बात ख़त्म हो जाए, वो भी थोड़ा हो जाए कि भाई हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना है और चीज़ों को वो कुछ रैशनली देखने के लिए तैयार हों। आपने उनको एक मुलाकात से रुकवाया हुआ है जिसकी वजह से वो मुसलसल बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, फिर वो हर दफ़ा एक नया बयान देते हैं और उसके ऊपर फिर मज़ीद तलखी माहौल में बढ़ती है। तो आपने क्यों उस वजह को बरकरार रखा हुआ है? आप वो वजह ख़त्म करें, मुलाकात करवाएं, ताकि वो तलखी की जो उनकी गुफ्तगू में हमें मज़ीद हर दफ़ा पहले से ज़्यादा तलखी नज़र आती है वो कम हो सके। लेकिन जब आप वो नहीं करवाते तो वो फिर आगे और टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी आज तक तो वो जितने भी तरीके हो सकते थे कि जी करारदादे मंजूर कर लें, कोर्ट्स चले जाएं, अडयाला में चक्कर लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, हर तरह वो कर कुट के फिर रहे हैं बेचारे। लेकिन अल्टीमेटली फिर वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो फिर कोई एहतजाज का ऐलान कर देंगे। फिर आप कहेंगे नहीं जी हम इनको एहतजाज नहीं करने देंगे, इनकी ऐसी की तैसी। तो भाई फिर आप उनकी मुलाकात करवा देना। क्यों आप उनको उस नहज पे लेके जा रहे हैं? क्यों आप इतना दीवार से लगा रहे हैं कि जहाँ पे वो अल्टीमेटली कुछ इस किस्म की सिचुएशन के ऊपर कुछ अपना करने पे एहतजाज वगैरह मजबूर हो जाएं? तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। बहरहाल अभी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये कोई इतनी अब शायद बड़ी बात ना रहे, ये कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि जिस मेंटल लेवल पे इस वक्त सोचा जा रहा है, जो मैंने शुरू में बात आपको कर दी कि जो स्पीड जा रही है उसमें ये कुछ भी करेंगे, तो उसमें इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब आप नशे में होते हैं और जब आप अंधेरा करके इर्द गिर्द और बस अंधाधुंध गाड़ी चला रहे होते हैं तो फिर कोई भी आगे आ सकता है, फिर कोई भी एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, दूसरे का भी नुकसान हो सकता है और आपका अपना भी हो सकता है। तो फिर ये तो फिर होता है। तो बहरहाल आगे आ जाते हैं जी। जो यहाँ पे तरमीम की चल रही हैं बातें, उसमें जी मज़ीद कुछ चीज़ें आज पता चलती हैं। तो उसमें पता चलता है कि जी जो ये भी तजवीज़ आ रही है कि फ़ील्ड मार्शल साहब का जो ओहदा है, चूँकि ये आइन में तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसको आइन में एक बाकायदा तरमीम के साथ आइन में शामिल कर दिया जाए। तो ये जो ओहदा है ये एक आइनी ओहदा बन जाए और उस आइनी ओहदे के साथ ही इसमें जो इख्तियारात हैं वो भी तफवीज़ कर दिए जाएँ और इसकी मुद्दत भी गालिबन ताहयात कर दी जाए। कुछ लोगों के नज़दीक 5 साल है, कुछ के नज़दीक 10 साल है, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक ये ताहयात मुद्दत कर दी जाएगी। फ़ील्ड मार्शल का जो ओहदा तख्लीक किया जाएगा आइन के अंदर, और उसको जो है वो आइनी कवर दे दिया जाएगा। यानी कहने का मकसद ये होगा कि वो तीनों जो अफवाज हैं उनके सरबराह भी होंगे, उनकी कमांड भी देखेंगे और वो आइनी ओहदा होगा। अच्छा, मुझे इस बयान के बाद ना बड़ी सनम जावेद की याद आई। उसकी वजह है कि वो बार बार एक जुमला बड़ा दोहराती थी कि जी सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, आप तुम हो कौन, तुम सरकारी मुलाजिम हो। तो ये बड़ा रिपीट करती थी और जनरली भी आप देखते हैं कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो बड़े इसके ऊपर जो है वो अक्सर यूँ बात कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है इस बात को बड़ा सीरियस लिया गया और सोचा गया कि भाई ये सरकारी मुलाजिम वाला जो ताना है ये तो पहले ख़त्म करो ना, इसको एक आइनी ओहदा बना दो ताकि ये सरकारी मुलाजिम वाला जो ताना है ना ये ख़त्म हो। तो बहरहाल अब ये इसकी तरफ बात है। दूसरा इसमें एक और जो बात सुनने में आ रही है वो ये कि जी दोहरी शरीयत का जो कानून है उसको ख़त्म किया जा रहा है। यानी इसमें ये तरमीम की जा रही है कि जो शख्स किसी और मुल्क की शरीयत लेगा उसको पाकिस्तान की शरीयत जो है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। यानी आपको पाकिस्तानी होने की जो शरीयत है उसको छोड़ना पड़ेगा, और या तो फिर आप दूसरे मुल्क की ले लें या पाकिस्तान की ले लें, यानी आप एक ही ले सकेंगे। तो अब इसके ऊपर पहले तो समझ नहीं आया कि ये क्या हो सकता, क्योंकि इसमें तो खुद ये हुकूमत के बहुत सारे लोग भी शामिल हो सकते हैं ना, उसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से लोगों के पास होते हैं अमेरिका की या यूके की सिटीजनशिप भी होती है। तो मतलब ये कि अगर आप वहाँ की रख रहे हैं तो फिर आपको यहाँ की सरेंडर करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा सख्त किस्म का कानून है। अब बात ये कि एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ आप इस वक्त देख रहे हैं कि आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब मेरा ख्याल है पहुँच चुकी है। तो अगर 1.5 करोड़ आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो 1.5 करोड़ लोग जो हैं अगर उनमें से आधों ने भी शहरियत ले रखी है, ज़ाहिर है सबके पास शहरियत नहीं होती, अगर आधों ने भी शहरियत ले रखी है तो इसका मतलब इतनी बड़ी तादाद में उनको पाकिस्तानी शहरियत जो है वो छोड़नी पड़ेगी, वो सरेंडर करना पड़ेगा। इससे एक तो ये तासुर मिलता है कि इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो कि पीटीआई का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बैंक है, वोट बैंक भी हैं और सपोर्ट बैंक भी हैं, तो उनको भी टारगेट करना मकसद हो सकता है। एक तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा इसमें इनके अपने भी बहुत से नुकसान हो सकते हैं, जिस तरह के हम सुनते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो ब्यूरोक्रेसी है
ان کے پاس بھی باہر کے ملکوں کے ویزے بھی ہیں، شہریتیں بھی ہیں اور سارا کچھ ہے، تو پھر وہ بھی پھنستے ہیں اس میں. کچھ ججز کے اوپر بھی اس کا نشانہ ہو سکتا ہے. بابر ستار صاحب کے حوالے سے بھی بڑی انہوں نے کیمپین چلائی تھی کہ جی ان کے پاس دوہری شہریت ہے وغیرہ. تو اگر یہ ترمیم واقعی کچھ ایسی ہونے جا رہی ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا پھر مطمع نظر کیا ہے، کیونکہ اس میں تو یہ خود بھی پھنس سکتے ہیں. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک اوورسیز پاکستانی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اس کو ڈز پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ جو ایگزیکٹو میجسٹریسی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کا نظام بحال کیا جائے گا. یہ ایک بہت پرانا قانون تھا، شاید انگریزوں کے دور کا قانون تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بیسکلی جو ڈی سیز ہوا کرتے تھے ان کو اختیارات دیے ہوتے تھے، اور اس کو یعنی یہ جو انتظامی عہدے تھے ان کو اتنی پاورز دے دی جاتی تھی کہ وہی بہت سے معاملات کے جوڈیشری کے بھی چھوٹے موٹے فیصلے خود ہی کر دیتے تھے، اور اس میں بیسکلی جو عوام ہے ان کا سٹیٹس ایک بالکل رعایا کی طرح کا ہو جاتا تھا. یہ بادشاہت کے نظام میں اس طرح کی ویسے چیزیں زیادہ تر سملر چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن یہ یہاں پر لانے کا کیا مطلب ہے جبکہ پہلے ہی آپ عدلیہ کی کمر توڑ چکے ہیں؟ مطلب ایک تو آپ آئینی عدالت بنا رہے ہیں، مطلب سپریم کورٹ فنشڈ. اگر آپ ٹرانسفر ججز کر رہے ہیں یہ وہ، اس کا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز فنشڈ، ہر وقت وہ اسی اس میں رہیں گے کہ جناب ہم ادھر سے صوبے سے اٹھا کے ادھر نہ پھینک دیں یہ وہ. اچھا، اس کے بعد آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی جو جوڈیشل کمیشن ہے وہی انڈکٹ بھی کرے گا، وہی نکالے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات نہیں مانے گا وہ بھی فنشڈ، وہ بھی نکلے گا اس سسٹم میں سے. تو جوڈیشری کو تو آپ نے ٹوٹلی یعنی کہ ختم ہی کر دیا نا ایک طرح. اور ایسے میں آپ نے سائملٹینیسلی ایک پیرالل جو نظام ہے اس کو کھڑا کرنے کا دوبارہ سے پلان کر لیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب پرابلماٹک سا ہے کہ بھئی یہ آپ کیا سسٹم کرنا چاہ رہے ہیں اور کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ابھی فردر اگین یہ انکنفرمڈ اس لیے ہیں کیونکہ مسودہ تو کسی کو دکھایا نہیں، جنہوں نے کرنی ہے قانون سازی ان کو بھی نہیں پتہ، تو ہم کیا اس پہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہیں، تو اس کے اوپر بالکل ہو سکتا ہے معاملہ آگے بڑھے. جاوید چودھری صاحب جو کہ جی بہت زبردست قسم کے آپ کو پتہ ہے اس حکومت کے حامیوں میں سے ہیں، 19 سال سے ایکسپریس نیوز کے ساتھ وابستہ تھے اور وہاں پر کل تک کے نام سے پروگرام بھی کر رہے تھے، اس کے علاوہ کالم بھی لکھ رہے تھے ایکسپریس اخبار میں. اور آج ان کے حوالے سے یہ خبر اچانک سے آئی کہ ان کو ادارے نے فارغ کر دیا ہے، اور اچانک سے ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب آپ کی جو خدمات ہیں وہ مزید نہیں درکار ہیں، اور آپ سے جو 19 سالہ سفر تھا، رفاقت تھی، وہ اختتام کو پہنچی. تو بس ان کو ایک آدھ دن کی ہی انہوں نے مہلت دی کہ آخری پروگرام اپنا کر لیں تھرسڈے کا، اور اس کے بعد اللہ حافظ. تو وہ بھی کافی سرپرائز تھے، شاید وہ بھی اس اچانک اس طرح کی کسی معاملے کے لیے تیار نہیں تھے. تو جو ان کے کچھ لوگوں سے تعلقات ہیں، انہوں نے جو رابطے کیے تو اس کے انہوں نے پر یہ بتایا کہ انہوں نے ہنسی خوشی اس معاملے کو قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی فیوچر کا میں نے نہیں سوچا. لیکن بہت سے لوگ آج اس بات کے اوپر ضرور کامنٹ کر رہے تھے. ایک تو یہ کہ جاوید چودھری صاحب پچھلے کچھ عرصے سے بہت ہی نان سیریس قسم کی گفتگو فرمانا شروع ہو چکے تھے. اپنا جو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں، اس پہ یہ ولاگز وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو اس میں وہ بہت نان سیریس قسم کی گفتگو شروع کر چکے تھے. ان لاجیکل باتیں، مضحکہ خیز باتیں بھی ایون کر رہے تھے. بلکہ ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ جب ہم تھوڑا سا ابھی کہہ لیں کہ چیزیں صحافت کی سمجھنا تھوڑا تھوڑا شروع ہو رہے تھے، تو ہم اس وقت ان کے کبھی پروگرامز کے انٹرو دیکھتے تھے یا کوئی کالم پڑھتے تھے، تو ہمیں لگتا تھا بڑی کوئی انٹلیکچوئل گفتگو ہو رہی ہے، بڑی کوئی زبردست طریقے سے کہانی بنا کر بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. لیکن اب ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں جب ان کو دیکھا سنا اور غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ تو بہت زیادہ بونگیاں بھی مارتے ہیں اور بڑی نان سیریس گفتگو بھی انہوں نے کی، اور پھر پتہ نہیں کچھ انہوں نے دوائیں شوائیں بھی بنانی شروع کر دی تھی، اس پہ بھی بڑا مذاق ان کا اڑا تھا. تو بہرحال اب وہ پتہ نہیں یہ سب کیوں کر رہے تھے یا کیا مقصد تھا. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ تھے تو ظاہر ہے اس حکومت کے حامی اور ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے ہی ناقد ہیں. تو اب اس میں یہ کہانی ہے کہ ان کو فارغ کیا گیا، تو جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بھی خوب جائزہ لے رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہوا. لیکن جو ان کے حمایتی لوگ ہیں، ان کے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا غلط ہے. لیکن بہرحال 19 سال بہت پیسے بھی انہوں نے ظاہر ہے حاصل کیے ہیں، اچھی خاصی ان کی تنخواہ بھی تھی، اور اتنا تو میرا خیال ہے اور 6 سال وہ کام کرتے تو تقریباً گورنمنٹ نوکری جیسی صورتحال بن جاتی ہے.
لیکن بہرحال یہ ہے کہ جی اپنا یوٹیوب وغیرہ تو وہ کرتے رہیں گے. میں نہیں سمجھتی کہ ان کو کسی حکومتی دباؤ کے اوپر نکلوایا گیا ہے, کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ایسی. تو کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے ان کے ساتھ کہ جو وہ بڑے حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو لہٰذا حکومت نے دباؤ ڈال کے نکلوایا. یہ پیورلی ان کا اور ان کی آرگنائزیشن کا معاملہ ہے کہ انہوں نے ان کی, اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لو ریٹنگز کی وجہ سے پروگرام کی ریٹنگ نہیں آ رہی تھی, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ویسے ہی جو ایک اب ماڈل چل رہا ہے نا ہمارے چینلز میں کہ جو پرانے اینکرز ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بھاری بھاری ہوتی ہیں تو ان سے اب تنگ آ گئے مالکان بھی, انہیں پیسے دے دے کے وہ کہتے ہیں یار ان کا کیا فائدہ ہے, نہ ریٹنگز آ رہی ہیں نہ ایڈز مل رہے ہیں, ان کو نکالو, یہ سفید ہاتھی بن گئے ہیں. تو بہت سے مالکان جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی بہت سے جو پرانے امپلائیز ہیں ان کو فارغ کر دیتے ہیں ایک ٹائم پہ آ کے کہ اب ان کو جو ہے یہ سفید ہاتھی کی طرح بوجھ بن گئے ادارے پہ. تو ہو سکتا ہے یہ اس کرائٹیریا کے تحت ان کو فارغ کیا گیا ہو, لیکن اس میں مجھے کم از کم وہ نہیں نظر آ رہا معاملہ کہ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جس میں حکومت کا کوئی دباؤ ہو یا کچھ, بلکہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ حکومت ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کر دے. آج کل یہ بھی بڑا شوق چڑھا ہوا ہے حکومت کو کہ صحافیوں کو عہدے وغیرہ دے کے اور ان کے منہ بند کر دو, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اینی ویز, آخری خبر جو ہے جی یہ پرندوں کی مارکیٹ کے حوالے سے ہے, اور یہ لاہور میں پرانی بہت مارکیٹ ہے, ٹورنٹن مارکیٹ پرندوں کی مارکیٹ کے نام سے جانی جاتی ہے, جس میں پرندوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی, چھوٹے پالتو جانور جو ہیں وہ بھی یہاں پہ رکھے جاتے تھے. اس کے حوالے سے میں نے آج 2-3 خبریں سوشل میڈیا پر پہلے دیکھیں کہ جناب اس کو مسمار کر دیا گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ساری مارکیٹ بھی گری, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سے زندہ جانور تھے وہ بھی اس ملبے کی زد میں آ گئے. لیکن مجھے لگا کہ سوشل میڈیا پہ بعض اوقات باتیں بڑھا چڑھا کے کی جاتی ہیں تو ممکن ہے کہ سچویشن ایسی نہ ہو. لیکن اس کے بعد جی لاہور رنگ جو ٹی وی ہے اس کی میں نے رپورٹ دیکھی, انہوں نے پورا اس کے اوپر پروگرام کیا ہوا تھا, اور انہوں نے اس میں جو تاثرات سنوائے وہاں کے لوگوں کے, یعنی شاہدین کے اور جو وہاں کے متاثرین تھے, تو وہ تو بڑی ہولناک داستان سنا رہے تھے کہ کس طریقے سے بے زبان جانوروں کو جو ہے وہ یہاں پہ ایک طرح سے ہلاک ہی کیا گیا ہے, کیونکہ نکلنے کا ٹائم نہیں دیا گیا انتظامیہ کی طرف سے کہ انہیں کہیں بحفاظت مقام پر منتقل کر دیا جاتا. بتایا یہی جا رہا ہے کہ کوئی غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے زمرے میں ہی یہ سب آ رہا تھا, اسی وجہ سے اس پہ ایکشن لیا گیا. لیکن اگر ایسا بھی تھا تو بہرحال موقع تو دیا جا سکتا ہے لوگوں کو کہ آپ شفٹ ہو جائیں. اب اس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب حکومت کا موقف تو فی الحال سامنے نہیں آیا, لیکن یہ تھی بڑی خوفناک کہانی اگر ایسا ہوا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جس حکومت کے لیے, جس رجیم کے لیے انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہ ہو, وہ پرندوں اور جانوروں کی زندگی کی کیا قدر کرے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.